नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आगे बाजार पर रणनीति भी आपके साथ शेयर करेंगे और खबरों वाले शेयर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आज बजट के बाद दूसरा कारोबारी सत्र होगा, तो कल का एक्शन हम देखेंगे कि आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजट के दूसरे दिन अब हम देखेंगे कि काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो उनका क्या कहना है कल के बजट पर, इस पर भी फोकस रहेगा। साथ ही साथ बजट पर आगे और एनालिसिस हम करेंगे और इस बीच नतीजे भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, उनका भी विश्लेषण हम आगे करेंगे। लेकिन एशियाई बाजारों से शुरुआत की बात करें तो इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से थोड़े हल्की कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं टूटा है, लेकिन 1.25% की कमजोरी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रही है। अन्य इंडाइसेस पर नज़र डालें तो वहां पर भी हल्की वीकनेस है। जापान के बाजार भी करीब 90 अंक नीचे हैं। कोरिया के बाजार में लाल निशान में कारोबार हो रहा है और चीन के बाजार भी हल्के लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जितने भी इंडाइसेस हैं बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सुबह जब हम आंकड़े देख रहे थे उससे हल्की रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर भी नहीं आई, लेकिन दिन के निचले स्तरों पर कल क्लोजिंग देखने को मिली। कल नतीजे भी काफ़ी सारे थे जिसका कि इम्पैक्ट दिखा। टेस्ला के नंबर्स आए और उसके बाद अनुमान से कमज़ोर नतीजों के बाद टेस्ला के शेयर में करीब 6% की गिरावट हमने देखी। टेस्ला की ऑटो आय में 7% की गिरावट दर्ज हुई सालाना आधार पर, तो उसका एक इम्पैक्ट दिखा कल बाजार में। अभी तक जो नंबर्स आए हैं S&P 500 कंपनियों के, उसमें हमने देखा कि 80% नतीजे अभी तक जो आए हैं वो अनुमान से बेहतर देखने को मिले। बाजार बंद होने के बाद गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने भी अपने नतीजे घोषित किए, जहां यूएस में जो एक्सटेंडेड मार्केट ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें हमने देखा कि अल्फाबेट के शेयर में करीब करीब 2% की गिरावट देखने को मिली नतीजों के बाद। जो आज का कारोबारी सत्र होगा उसमें अल्फाबेट के शेयर में एक्शन रहेगा। थोड़ी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि नतीजे आय और मुनाफा अगर देखेंगे तो अनुमान से बेहतर था, लेकिन एड रेवेन्यू यूट्यूब का जो था अल्फाबेट का, वहां पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा AT&T, जनरल डायनामिक्स और बॉस्टन साइंटिफिक के नतीजे आ जाएंगे और इस हफ्ते PCE के आंकड़े, जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है, फेड पॉलिसी आएगी इस हफ्ते, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिस पर कि बाजार की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल नतीजों का असर हमने देखा यूरोप के अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। यूरोप के बाजार भी हल्की कमजोरी के साथ ही बंद हुए और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो फेड पॉलिसी और PCE आंकड़ों के पहले हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अभी भी 4.2% के पास स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स 104 के पास स्टेबल है। सोने में कल हमने एक तेजी देखी, क्योंकि कल के बजट में हमने देखा कि सोने और चांदी में भारत में कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। उससे ग्लोबल प्राइजेस अगर देखें तो वहां पर सोने में तेजी देखने को मिली, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा बुलियन मार्केट है। तो इस तरह का फैसला माना जा रहा है कि आगे डिमांड बढ़ सकती है सोने के लिए और इसी वजह से थोड़ा प्राइस में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। कच्चे तेल की बात करें तो एक महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा था और हम लगातार ये हाईलाइट करें कि कच्चे तेल के जो फंडामेंटल्स है इस वक्त वो काफ़ी कमज़ोर हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की बात की जा रही है, चीन में मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक कुछ ठीक नहीं है, कमज़ोर हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में फिलहाल दबाव है और $81 के पास पहुंच चुका है। एक महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। कुल मिला के भारतीय बाजारों के लिए संकेत आज के लिए देखें तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। काफ़ी सपाट शुरुआत, शांत सुस्त शुरुआत कह सकते हैं। आज एशियाई बाजारों के ग्लोबल मार्केट से भी कुछ सुस्त संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं। कल कैश मार्केट में FIs ने 2,975 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं दूसरी तरफ DIs ने 1,419 करोड़ की खरीदारी की कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर का आंकड़ा देखेंगे तो 3,660 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा था। इंडेक्स ऑप्शन में 225 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कल नजर आया। तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़े आंकड़े नहीं थे कल, लेकिन बजट के बाद हमने देखा कि बाजार ने उसका रिएक्शन दिया और जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी कमजोरी के साथ हुई। हालांकि निचले स्तरों से निफ्टी तो संभलता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी
500 अंकों की गिरावट पर यहाँ पर 52,000 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी। मार्केट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट भी कल बजट वाले दिन काफ़ी ज़्यादा हुए, तो एक बार आज समझना होगा कि उन तमाम फैसलों का असर आज बाजार पर कितना हावी रह सकता है और आज की शुरुआत कैसी रह सकती है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ बाजार पर पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए आज सुबह सुबह। बताइए आज, क्योंकि बजट के दूसरे दिन का कारोबारी सत्र है, कल तो हमने बजट का इम्पैक्ट देखा, आज शुरुआत कैसी रह सकती है, क्योंकि मार्केट रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हमने देखे काफ़ी सारे हुए हैं, तो आज उसका इम्पैक्ट कितना दिखाई देगा और शुरुआत आज आप कैसी देख रहे हैं बाजार की? देखिए, कल अगर आप पूजा मार्केट को और बजट को सुन रहे थे तो पहला पॉइंट तो ये बहुत क्लियर था कि बजट को छोड़कर ज्यादातर सेक्टर्स को या मेजॉरिटी इकोनॉमी के सेक्टर को सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने की बात की गई है। बट ओवरऑल मार्केट्स को तो हर तरीके से ही डिस्टरबेंस आया। कल एसटीटी आया, एसटीसीजी आया, एलटीसीजी आया और एक मैंडेट और भी आया जो आगे लगता है कि शायद सेबी भी करेगा, वो एफ&ओ को लेकर हो सकता है। तो मार्केट के अंदर कल जिस तरीके की एक फॉल आया, एक मिनट जर्क आया, करीब 400 पॉइंट निफ्टी चला गया था, तो वो अभी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एक्चुअली में एलटीसीजी को लेकर कंसर्न्ड है। एसटीसीजी तो ठीक है, जो बड़ा सो बड़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो थोड़ा मार्केट को मतलब इनजस्टिस सा लग रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। दूसरा पॉइंट जो मार्केट के लिए स्लाइटली नेगेटिव है वो ये है कि एफआईज के रुख को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बजट को जितने भी एक्सपर्ट्स ने हमने पूछा वो सब बहुत बड़े नंबर्स नहीं दे रहे हैं और उन्होंने बोल रहे हैं कि एक सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल बजट है जो कि रोड मैप के लिए है, जॉब्स के लिए रखा गया था। तो ये बजट के बाद जो एफआईज का ट्रेंड होगा वो बहुत ही नोटिसेबल है, क्योंकि उन्होंने पहले से बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग पोजीशन सिस्टम में ले रखी हैं और अभी तक का डाटा ये है कि करीब 72-73% के आसपास का स्टिल दे हैव इन लॉन्ग पोजीशंस इन द मार्केट। तो ये बड़ा क्वांटम होता है और ये जब 50% के नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि कल मार्केट्स के अंदर हल्की हल्की अनवाइंडिंग हुई है वापस से। भले हमने रिकवरी भी अच्छी दिखाई, बट एफ&ओ का डाटा ये कह रहा है कि हल्की सी अनवाइंडिंग भी हुई है। टिपिकली बैंक निफ्टी ने कल 52,000 के नीचे क्लोज भी किया है। अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम है जब 52,000 के नीचे क्लोज कर रहा है और निफ्टी भी करीब कल 24,500 के नीचे क्लोज किया। तो लेवल्स, डाटा, मार्केट का मोमेंटो सभी यही कह रहा है कि अभी एक एक्सट्रीम राउंड ऑफ चर्निंग मार्केट के अंदर होनी बाकी है। ये चर्निंग का जो टिल्ट होगा वो शायद स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है। धीरे धीरे करके बाजार थोड़ा नीचे खिसक सकता है। एक दिन में शार्प रिएक्शन आएगा नहीं, आना भी नहीं चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि बजट का इम्पैक्ट बजट वाले ही दिन आए, बजट का इम्पैक्ट बजट के बाद भी आ सकता है। आपको इंटीरियम बजट भी याद होगा, उसका भी इम्पैक्ट नेक्स्ट 2 डेज में आया था। तो 25 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 31 तारीख की है। तो ये इम्पैक्ट के लिए हो सकता है आपको हफ्ता भर भी वेट करना पड़ जाए। मार्केट थोड़ा ड्रैग करके जाएगा, अभी तो एक्सपायरी मूड में भी जा रहा है, रोल ओवर भी अच्छे नहीं हुए, कल किसी ने सौदा काटा ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं, कल सब देख ही रहे थे। तो सौदे की कटिंग और बाइंग वो हो सकता है आज थोड़ी होगी, तो आज मार्केट डाटा आपको ज्यादा क्लियरली बताएगा। फिलहाल के लिए आपको एक रेंज में काम करना चाहिए। ऊपर जाते समय वही 24,650, नीचे जाते समय 24,200, 24,020 बैंक निफ्टी का बेस, 52,400, 500 का रेजिस्टेंस हो गया अब, और 51,800 ब्रेक होते ही मार्केट करीब 500 पॉइंट और तोड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप बड़ी पोजीशन ना लें, अभी मार्केट के अंदर जो भी हुआ है कल बजट का इम्पैक्ट का वो भी आना बाकी है। तो अभी थोड़ा रुक जाइएगा, उसके बाद फिर कोई पोजीशन लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो अभी भी थोड़ा सतर्क रहिए बाजार में, क्योंकि बजट का इम्पैक्ट का जो भी घोषणाएं हुई हैं बाजार से जुड़ी, अभी उसका असर और दिख सकता है बाजार पर। और इस बीच हम एक्सपायरी भी देखेंगे, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से भी बाजार थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। इस बात का ध्यान रखें और सारी चीज़ें पहले एक बार डाइजेस्ट हो जाने दें मार्केट में, उसके बाद कोई बड़ी पोजीशन के लिए यहाँ पर ट्रेड लें। थोड़ा समझने दें, आज भी बाजार को खुलने के बाद थोड़ा समझने दें, सेटल होने दें, उसके बाद रणनीति डिसाइड करेंगे। लेकिन चलिए बाजार पर एक और एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। हमारे साथ इंजन से देवांग शाह जी मौजूद हैं। देवांग जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे जब आज बाजार खुले, ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि कल बजट का इम्पैक्ट, कल तो पूरी तरह से बजट पर ही रिएक्शन दिखा रहा था बाजार, लेकिन आज के लिए ट्रेडर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में?
वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। ओवरऑल बात करें मार्केट की, तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी अभी भी देखने मिल सकती है। तो अभी भी हम ट्रेडर्स को सजेस्ट करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। जहाँ तक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर है जो सपोर्ट है 24,200, एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। 24,600 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। तो यह डेफिनेटली वॉलेटिलिटी अभी भी देखने मिल सकती है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें मार्केट में। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा? आईटीसी। आईटीसी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो आईटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 480, टारगेट है 507। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ल्यूपिन। ल्यूपिन की बात करें तो स्टॉक डेली चार्ट पे हाइट ऑफ हाइट स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से अभी अपसाइड देखने मिल सकता है। ल्यूपिन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1770, टारगेट है 1850। थैंक यू देवांग जी, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है इस बीच बाजार में आईटीसी में तेजी करने की सलाह है 507 के लक्ष्य के लिए, और ल्यूपिन में भी तेजी करके चलिए आप 1850 के लक्ष्य के लिए। करते हैं कुछ नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए, बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। वो अहम निफ्टी अर्निंग्स के नतीजे थे, तो उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं अक्रॉस इनके पैरामीटर्स। और याद रखिए जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो उसके कारण बड़ा इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। एचयूएल की बात करें तो उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, और जो वॉल्यूम ग्रोथ होता है वो लगभग 4% कंपनी ने रजिस्टर किया है। ये एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर है। और याद रखिए जो रूरल रिकवरी पिकअप हो रहा है, कल हमने डिफेंसिव्स में भी देखा, स्पेशली एफएमसीजी काउंटर पे भी, तो ऑफकोर्स इस स्टॉक को भी आप ज़रूर अपने रडार में रखेगा। बट याद रखिए कॉशन है, वैल्यूएशंस हायर साइड में हैं। थायरोकेयर टेक की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है, एक रिबाउंड देखने मिला है। एबिडा मार्जिन में भी लगभग 160 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी आई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी जो है नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन जो है अनुमान से बेहतर आया है, और जो पीएनए जो प्रेस्टीज सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग 5% ऊपर है। पराग मिल्क फूड्स की बात करें तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी करेक्शन आज देखने मिल सकता है। अब इसके कारण यही है बिकॉज जो इनके बाकी पीयर्स हैं उनके नंबर्स अब बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे थे। ओवरऑल हालांकि 170 बेसिस का मार्जिन में ज़रूर इंप्रूवमेंट आया है। एजीएस ट्रांजैक्ट ऑलमोस्ट अर्निंग्स धमाका कह सकते हैं आज दिन के ट्रेड का। 5 या 6 क्वार्टर के बाद जो है जो लॉसेज आ रहे थे कंपनी की, अब जो है कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। ऑफकोर्स इसमें हायर अदर इनकम भी है, और पिछले महीने जो है 200 करोड़ का इन्होंने प्रेफ इशू कहा था, जहाँ पे मार्केट इन्वेस्टर्स ने पोजीशन भी लिया था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू पैट दोनों ही आंकड़े देखेंगे तो 70% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। तो लार्जली मिड कैप स्मॉल कैप के जो नतीजे आए हैं वो स्ट्रॉन्ग सेट आए हैं, और थोड़े से ऊपर के लेवल्स के कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं अगर बात करें लार्ज कैप्स के, थोड़े अभी भी मिले जुले आ रहे हैं। ठीक है। तो बजाज फाइनेंस के कमजोर नतीजे, एचयूएल के नतीजे काफी स्ट्रांग है, और काफी सारे जो वायदा बाजार और मिड कैप कंपनियों के नतीजे देखे तो ज्यादातर नंबर स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। थायरो के, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन सब के नतीजे अच्छे हैं। पराग मिल के नतीजे थोड़े मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट फोकस में रहने वाला है। वो लगभग 3000 करोड़ रुपए रेज करेंगे राइट्स इशू के जरिए। अब ये राइट्स इशू जो है लगभग 818 रुपये का राइट्स इशू है, यानी कि 35% डिस्काउंट पे है। रेशियो रहेगा, अगर आप जो है हर 26 शेयर के लिए आपको एक राइट्स इशू मिलेगा। अगर आप हर 26 शेयर होल्ड करते हैं तो आपको एक राइट्स इशू मिलेगा। रिकॉर्ड डेट है 27 जुलाई, जो कि एक सैटरडे है, यानी कि जो आखिरी दिन रहेगा एलिजिबिलिटी अगर आपको इसके लिए पार्टिसिपेट करना है तो वो रहेगा 25 जुलाई। राइट्स इशू खुलेगा 5 अगस्त और ख़त्म होगा 19 अगस्त को, तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। साउथ इंडियन बैंक फंड रेज की बातचीत करेगी जुलाई 30 को, इक्विटी के ज़रिए हो सकती है, तो साउथ इंडियन बैंक को भी ज़रूर फोकस में रखिएगा। केईसी इंटरनेशनल का भी 30 जुलाई को बोर्ड मीट है, जहाँ पे वो इक्विटी या डेट के ज़रिए फंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब्स को ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि शेयर स्प्लिट का विचार है जुलाई 27 के बोर्ड मीट का, तो ये थोड़ा ज़रा इंपॉर्टेंट है। रेलिगर इंटरप्राइजेस के लिए क्या है कि सेटलमेंट अब धीरे धीरे कंटिन्यू हो रही है,
और मार्केट में ऑफकोर्स जो वैल्यू अनलॉकिंग आ रही है उनके इंश्योरेंस जो केयर इंश्योरेंस है उसको लेके आ रही है, तब भी एक सेटलमेंट की न्यूज़ है जो कि पॉजिटिव हो सकती है कंपनी के लिए, जहाँ पे आईडिया ने 1 करोड़ का पेनल्टी तो डाला है केयर हेल्थ इंश्योरेंस में, लेकिन जो स्टॉक ऑप्शंस कैंसिल हो गए थे डॉक्टर रश्मि सलूजा को, उनको रिवोक कर दिया 15 दिन में, कोई ज़्यादा फर्दर ग्रांट्स नहीं होंगे। नेट अगर समझना है तो सिंपली बात यह है कि सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और वैल्यू डिस्कवरी जो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस में देखने मिल सकता है, जिस तरह आपको प्राइस में दिख सकता है रेलिगर एंटरप्राइजेज में। आईओएल केमिकल फार्मा परमिशन आ गई है ब्लड प्रेशर वाले ड्रग्स को यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए। अब यूरोप की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मेडिकल की है उन्होंने ये पास कराया है। इस ड्रग का नाम है वल्सरतन। बजल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो लगभग 600 करोड़ का ऑर्डर इनको पावर ग्रिड के लिए आया है, ट्रांसमिशन के लिए, तो इस स्टॉक में मूवमेंट आ जा सकता है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को एमआरआई सर्विस का ऑर्डर आया है 5 हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और शिल्पा मेडिकेयर की जो कर्नाटक प्लांट है वहाँ पे मेक्सिको की हेल्थ केयर अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है, एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं आया है और गुड मार्केट प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन भी आ गया, तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ लो शिल्पा मेडिकेयर के लिए है। ठीक है, तो ये सारी खबरें हैं, आज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखिए, केसी इंटरनेशनल, ये तमाम कंपनियां आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगी। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की, और कल काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं कंपनियों पर, कुछ नतीजों पर भी आई हैं, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीस्टोन रियल्टीज के साथ, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टेक ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 875 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि जो रीडेवलपमेंट चल रहे प्रोजेक्ट्स एमएमआर रीजन में, उसकी वजह से एक अच्छा बेनिफिट कंपनी को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कोई मेट्रिक्स की, तो वहाँ पे कलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा है, एवरेज रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, जो कि फिर से एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और आगे जाके एसेट लाइट मॉडल भी कंपनी दिखाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है बिजनेस में, और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनका कीस्टोन रियल्टर्स की तरफ देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ से। अगली बात करते हैं कजारिया सिरामिक्स की, जिसके रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके थे और यहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1590 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर रिजल्ट्स की बात करें तो एक इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अगर हम वॉल्यूम की ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे ये जो एस्टिमेट्स है वो 11 to 12% के उनके हिसाब से हो सकते हैं आगे जाके अगले 3 सालों में। और आगे जाके अगर नियर टर्म हिकअप्स की बात करें तो थोड़े रहेंगे, बट मीडियम टर्म जो स्टोरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे कजारिया सिरामिक्स के लिए भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रू की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 580 रुपीज़ की दिया है। उनका मानना है कि जो Q1 के रिजल्ट्स आए थे उसमें एक अगर अच्छी बात करें तो एपी ग्रोथ जो था वो काफ़ी अच्छा था, बट अगर हम बात करें वीएनबी मार्जिन्स की तो वहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला था, और इसी की वजह से एक न्यूट्रल रेटिंग उनके तरफ से बरकरार रहते हुए देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं एचयूएल की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे होल्ड रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 2797 रुपीज़ का दिया है। अगर हम Q1 के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला था हर एक फ्रंट में। अगर हम यूवीजी की बात करें तो कहीं पे फूड की वजह से उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला था, बट प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला, और इसीलिए एक टारगेट प्राइस हाइक जो है वो हमें एचयूएल में देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, क्योंकि बर्नस्टीन ने यहाँ पे मार्केट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 6800 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि इस रिजल्ट की अगर बात करें तो कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट की वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें आरओए की और आरओई की तो उसमें भी एक फॉल देखने को मिला था, और इसी के चलते हुए एक मार्केट परफॉर्म रेटिंग जो है वो उन्होंने फिलहाल के लिए बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेज की सुनते हुए ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू है वो उनके तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो कीस्टोन रियल्टर्स आज यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है, कजारिया सिरेमिक्स, एचयूएल, बजाज फाइनेंस के नतीजों पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पर भी आज फोकस रहेगा। अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का, और हमारे साथ स्ट्रैटेजी बताने के लिए केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। कल बजट में बड़ा फैसला हुआ, कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर में घटा दी गई, और उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल प्राइसेस में थोड़ी तेजी भी आई मांग बढ़ने की उम्मीद से। आपका क्या कहना है, क्या नजरिया बन रहा है आने वाले समय में सोने चांदी की चाल को लेकर?
वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कल काफी बड़ा दिन था और काफी सरप्राइजिंग एक्शन हमने गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए देखा, बिकॉज 10 साल में हमने कभी भी ड्यूटी कट के ऊपर कोई अपडेट आते हुए देखी नहीं है और नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट होता है। बट एकाएक जो 6% का फॉल था वो कहीं ना कहीं एक ड्यूटी हम रिएक्शन बोल सकते हैं इंडियन मार्केट में पड़ा, जहां पे सोने में 6% की गिरावट थी। बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट आज भी 2400 के ऊपर होल्ड है, बिकॉज इंटरनेशनल फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं। इंटरेस्ट रेट कट होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट में भी देखें तो यूएस में जो जॉय बाइडेन का हमने डाउन स्टेप देखा है, उसका भी कहीं ना कहीं डॉलर पे इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ेगा। तो ग्लोबल मार्केट में मुझे लगता है गोल्ड अभी भी तेज है, खाली ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से कल की गिरावट थी। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेफिनेटली गोल्ड में तेजी है। उसी को देखते हुए कल की बड़ी गिरावट के बाद लोअर लेवल पे फिजिकल मार्केट में और एमसीएक्स में बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी, जिसको देखते हुए 68,500 पे गोल्ड को लेके चलना है। 68,250 का स्टॉप लॉस रखिए, 68,900 का टारगेट रहेगा। वहीं चांदी के अंदर भी 84,800 के करीब लेके चलिए, 84,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 85,600 का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए जो कल का इम्पैक्ट था वो आज हो वही अब रिफ्लेक्शन आते हुए देखेंगे। ठीक है। तो सोने चांदी में तेजी करने की सलाह है। कल की गिरावट के बाद काफी अच्छे स्तर पर आ चुका है गोल्ड और सिल्वर दोनों, तो यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। टारगेट आपको बताए हैं। क्रूड में आप क्या सलाह देंगे अजय? देखिए क्रूड में कल हमने लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखी, बट सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे रही है। आज के इन्वेंट्री डेटा थोड़ा सा अपडेट और मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो दो चीज को लेकर है। पहला है सीज फायर अटैम्प्ट जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसकी क्लैरिटी आती है तो प्राइजेस में कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव रहेगा। एंड दूसरा चाइना से जो डिमांड आउटलुक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बार बार में हायर लेवल से प्राइजेस में गिरावट ही है। तो आज भी मुझे लगता है कि गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। सेल ऑन जंप की रणनीति बना के चलिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज इन्वेंट्री का डेटा और यूएस साइड से कोई भी अगर नया अपडेट आएगा तो वहां पे वापस बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। इसी को देखते हुए 6480 पे बेचिए, 6560 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस चाहिए, टारगेट रहेगा 6370 का। ओके। और अजय आखिर में बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए, वहां पर मौके कहाँ देख रहे हैं आप तेजी या मंदी के लिए? देखिए बेस मेटल में लास्ट 15 दिन में कंटिन्यू हमने इरोजन होते हुए देखा। डॉलर में तेजी आई थी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा था। डेटा पॉइंट भी खराब थे चाइना से और सीपीसी की मीट से उम्मीद थी, वहां पे ज्यादा कुछ आया नहीं। बट 0.1 के आसपास का एक रेट कट था, उसका एक सपोर्ट आना चाहिए था बट आया नहीं है। टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से मेरी सलाह रहेगी कॉपर और जिंक में लिमिटेड अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है, जहां पे 805 पे बाय कीजिए, 800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 812 तक का कॉपर में टारगेट रहेगा। जिंक कल भी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, आज भी कंटिन्यू रहेगा। जो 258 पे बाय कीजिए, 255 का स्टॉप लॉस लगाइए, लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 263 तक का टारगेट दिखा सकता है। ओके, थैंक यू अजय जी आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, सुबह सुबह ये रणनीति सुझाने के लिए। तो क्रूड में तो बिकवाली कीजिए 6370 के लक्ष्य के लिए, बाकी गोल्ड सिल्वर में तेजी करने की सलाह है। और बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक ये दोनों अच्छे लग रहे हैं आज तेजी के लिए। 812 का लक्ष्य दिख रहा है कॉपर में, और जिंक में 263 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।